नशा। बड़ा बेटा शंकर शराबी निकला और पत्नी को लकवा मार गया। इस बात से गणपत की कमर टूट गई। घर में बेटे की कमी न हो तो गणपत ने शंकर का ब्याह करा दिया, पर बहू ललिता पति का प्यार पाने को तरस गई। क्या गणपत के घर में खुशियां लौटी? वो तीनों ही टाइम नशे में चूर रहता था। कभी कभी बेहद नशे में उसे देखा जाता था। वह चलने की हालत में नहीं होता था। पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही होती थीं। उसे कोई कुछ नहीं कहता था। न घर वाले खोजक को लेते थे और न बाहर वालों का उससे कोई मतलब होता था। शरीर सूखकर ताड़ की तरह लंबा हो गया था। खाने पर कोई ध्यान ही नहीं रहता था उसका। कभी घर आया तो खा लिया, नहीं तो बस बेदारू बेदारू। वो सुबह दारू से मुंह धोता तो दोपहर तक दारू पीने का दौर ही चलता रहता था। दोपहर के बाद गांजे का जो दौर शुरू होता तो शाम तक रुकने का नाम नहीं लेता था। दोस्त न के बराबर थे। एक था बीरबल जो उसके साथ देखा जाता था और दूसरा था एक प्रश्नवाचक चिन्ह, बड़ा कुत्ता जो हमेशा उसके इर्द गिर्द दौड़ता रहता था। बहिरा दारू दुकान उसका मुख्य अड्डा होता था। वहीं से उसकी दिन की शुरुआत होती और रात भी वहीं से शुरू होती, जिसका कोई पहर नहीं होता था। लोगों को अक्सर ही वो वहीं मिल जाता था। सुबह सुबह बहिरा भी उसका मुंह देखना नहीं चाहता था, लेकिन ग्राहक देवता होता है, उसे भगा भी नहीं सकता। पीता है तो पैसे भी पूरी दे देता है और बहिरा को तो पैसे से मतलब था। पीने वाला आदमी हो या कुत्ता, उसे क्या फर्क पड़ता। अब कहोगे कि बिना नाम उसे रबड़ की तरह खींचते जा रहे हो। ऐसा नहीं था कि माँ बाप ने उसका नाम नहीं रखा था या नाम रखना भूल गए थे। माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम शंकर रखा था, पर उन्हें क्या पता था कि बड़ा होकर शंकर ऐसा निकलेगा। कोई बुरा बनता है तो लोग उसे नहीं बल्कि उसकी परवरिश को गाली देते हैं। किसी बच्चे को अच्छी परवरिश और अच्छी तालीम नहीं मिले तो वो बिगड़ ही जाता है, मतलब कि बिगड़ने की पूरी गारंटी रहती है। लेकिन शंकर के साथ ऐसा नहीं था। बचपन में जितना लाड़ा प्यार उसे मिलना चाहिए था वह मिला था। जैसी परवरिश और जिस तरह की पढ़ाई लिखाई उसे मिलनी चाहिए थी, उसका भी पूरा इंतजाम किया गया। जब तक शंकर गांव के स्कूल में पढ़ा तब तक घर में ट्यूशन पढ़ाने रोजाना शाम को एक मास्टर आया करता था, ताकि पढ़ाई में बेटा पीछे न रहे। ऐसी सोच रखने वाले माँ बाप गाँव में कम ही मिलते हैं। जब वो बड़ा हुआ तो रांची जैसे शहर के एक नामी स्कूल आरटीसी में उसका दाखिला करा दिया और हॉस्टल में ही उसके रहने का इंतजाम भी कर दिया। यहाँ भी ट्यूशन का इंतजाम कर दिया गया। बस यहीं से शंकर पर से माँ बाप का कंट्रोल खत्म होना शुरू हो गया था। हालांकि हर महीने उसका बाप गणपत उससे मिलने जाता था और घर की बनी ऐसाठों में रोटी बनाकर उसकी माँ तुलसी देवी बाप के हाथों भिजवा देती थी, ताकि बेटे को कभी घर की कमी महसूस न हो और बाजार की बासी चीजें खाने से भी बचे। पर न जाने क्या था या शायद समय ठीक नहीं था, शंकर बाहरी चीजें खाने पर ज्यादा जोर देने लगा था। घर की बनी रोटियां उसे उबाऊ लगती थी और बक्से में पड़ी रोटियां सूख कर रोटा हो जाती थी। बाद में शंकर उसे बाहर फेंक देता था। ये बात माँ को पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ और तब उसने घर से कुछ भी भेजना बंद कर दिया। खाओ बाजार की चीजें जितनी खानी हो, एक दिन बीमार पड़ोगे तब समझोगे तुम, तुलसी देवी ने एक दिन झल्ला कर कह दिया था। शंकर का बाप गणपत एक कंपनी में डोजो ऑपरेटर था। हर महीने घर में 80-90 हजार रुपए लेकर आता था। वह चाहता था कि इन पैसों से उसका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने, बड़ा आदमी बने, तभी उसके पैसे का मान रहेगा, नहीं तो ये पैसा बेकार है उसके लिए। पर बेटे का चाल चलन देखकर उसका मन घबरा उठता था। इसी बीच तुलसी देवी को लकवा मार गया। उसे तत्काल रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा शरीर लकवे की चपेट में आ गया था। शंकर को भी इसकी खबर मिली, पर रांची में रहते हुए भी वह मां को देखने तक नहीं आया। इम्तिहान का बहाना बनाकर और पहले से तय दोस्तों के संग पिकनिक मनाने हुंडरू फॉल चला गया। शाम को हॉस्टल लौटा तो नशे में उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। हॉस्टल इंचार्ज ने जोर से फटकार लगाई, पिकनिक मनाने की छुट्टी लोगे और बाहर जो मर्जी करोगे, आगे से ऐसा नहीं होगा।
सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, शंकर ने कहा। बहकने की यह उसकी शुरुआत थी। लकवाग्रस्त पत्नी के गम में डूबे गणपत की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसके घर परिवार की गाड़ी कैसे चलेगी, घर की देखरेख, खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा। आज उसे अपने आप पर भी कम गुस्सा नहीं आ रहा था। आज एक बेटी होती तो कम से कम रसोई की चिंता तो नहीं होती उसे। 2 बेटों के बाद ही उसने पत्नी की नसबंदी करवा दी थी। बड़ा बेटा शंकर और छोटा बेटा गुलाबचंद था, जो डीएवी स्कूल मकोली में क्लास 6 में पढ़ रहा था। तुलसी देवी कहती रही, कम से कम एक बेटी तो होने देता। गणपत ने तब उसकी एक नहीं सुनी थी। बहुएं आएंगी, उन्हीं को तुम अपनी बेटी मान लेना। आज गणपत का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। बिस्तर पर लेटी पत्नी को वह बार बार देखता और कुछ सोचने सा लगता। तभी उसे छोट साड़ू भाई की कही एक बात याद आई, आपकी कोई बेटी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी 3 बेटियों में से एक आप रख लीजिए। बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी और उसकी पढ़ाई लिखाई भी यहाँ ठीक से हो पाएगी। अचानक गणपत ने छोटे साड़ू को फोन लगा दिया। साड़ू भाई नमस्कार। आप लोगों को तो मालूम हो ही चुका है कि शंकर की मां को लकवा मार गया है और इस वक्त वह अस्पताल में पड़ी है। जी हाँ, हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ। अभी वे कैसी हैं? डॉक्टर का क्या कहना है? कुछ सुधार तो है, पर डॉक्टर का कहना है कि लंबा इलाज चलेगा, कई साल भी लग सकते हैं। हो सकता कि वो पूरी तरह कभी ठीक न हो पाए, ये भी डॉक्टर कहता है। गणपत एक पल को रुका था, फिर बोला, साड़ू भाई, याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि आपके 2 बेटे हैं और मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी एक बेटी आप अपने पास रख लीजिए, बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। आज मैं सरिता को मांगता हूँ, आप मुझे सरिता को दे दीजिए। उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह की सारी जिम्मेदारी मेरी। इस समय एक बेटी की मुझे सख्त जरूरत है साड़ू भाई। ठीक है, मैं सरिता की माँ से बात करूँगा। 2 दिन बाद गणपत के साड़ू भाई का फोन आया, माफ करना साड़ू जी, सरिता की माँ इसके लिए तैयार नहीं है। ओह, कोई बात नहीं है साड़ू भाई, सब समय का फेर है। समस्या मेरी है तो समाधान भी मुंह प्रश्नवाचक चिन्ह हो ही ढूंढना होगा। ये कहकर गणपत ने फोन काट दिया था। तुलसी देवी के लकवे की तरह गणपत की सोच को भी उस वक्त लकवा मार गया था, जब शंकर के स्कूल वालों की ओर से एक दिन सुबह सुबह फोन पर कहा गया, आपके बेटे शंकर को स्कूल और हॉस्टल से निकाल दिया गया है, जितना जल्दी हो सके आकर ले जाएं। ये सुनकर गणपत को लगा कि उसका संसार ही उजड़ गया है और उसके लहलहाते जीवन की बगिया में आसमानी बिजली गिर पड़ी हो। गणपत अस्पताल के कॉरिडोर से हड़बड़ी में उतरा और सड़क पर पैदल ही स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। अपने समय में वह फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। अभी जिंदगी उसके साथ फुटबॉल खेल रही थी। स्कूल पहुंचकर गणपत स्कूल वालों के आगे साष्टांग झुक गया और बोला, बेटी ने जो भी गलती की हो आखिरी बार माफ कर दीजिए माई बाप, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आपकी सज्जनता को देखते हुए इसे माफ किया जाता है, ध्यान रहे फिर ऐसा न हो, स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से कहा गया। स्कूल गलियारे में ही गणपत को शंकर के गुनाह का पता चल गया था। स्कूल में होली की छुट्टी की सूचना निकल चुकी थी। 2 दिन बाद स्कूल का बंद होना था। उसके पहले स्कूल हॉस्टल में एक कांड हो गया, जिसमें शंकर भी शामिल था। दरअसल लड़की के भेष में बाजार में सड़क किनारे बैठ हंडिया बेचने वाली 2 लड़कियों को कुछ लड़के चौकीदार की मिलीभगत से हॉस्टल के अंदर ले आए थे। रात भर महफिल जमी, दारू मुर्गे का दौर चला। 2 जवान जिस्मों को दारू में डुबोकर उनके साथ खूब मस्ती की गई। अभी महफिल पूरे उफान पर ही थी कि तभी हॉस्टल पर प्रबंधन की दबिश पड़ी। हॉस्टल इंचार्ज समेत 5 लड़के इस कांड में पकड़े गए। हॉस्टल इंचार्ज और चौकीदार को तो स्कूल प्रबंधन ने तत्काल काम से हटा दिया और छात्रों के मां बाप को फोन कर हाजिर होने को कहा गया। गणपत माथे पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। बेटे को लेकर उसने जो सपना देखा था वह सब खाक होता दिख रहा था। फिर भी उसने शंकर से इतना जरूर कहा, अगले साल तुमको मैट्रिक का इम्तिहान देना है, भैया से तैयारी करो, और वो अस्पताल लौट आया। 3 महीने बाद तुलसी देवी को अस्पताल के बिस्तर से घर के बिस्तर पर शिफ्ट कर दिया गया।
घर में तुलसी देवी की देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। इस सवाल ने गणपत को परेशान कर दिया। बड़ी भागदौड़ करके वो प्राइवेट अस्पताल की एक नर्स को मुमांगे पैसे देने की बात कर घर ले आया। तुलसी देवी को अपनी सेवा देते हुए अभी नर्स गीता को 2 महीने ही पूरे हुए थे कि एक दिन उसने सुबह सुबह गणपत को ही कहकर चौंका दिया, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकूंगी। क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या या हमसे कोई भूल हुई? गणपत ने हैरान होकर पूछा। नहीं, पर यहाँ की औरतें अच्छी नहीं हैं। मैं समझ गया, बगल वाली करेला बहू ने कोई गंदगी फैलाई होगी। ठीक है, तुम जाना चाहती हो, जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। कब जाना है बता देना। गणपत जैसे सांस लेने को रुका था, फिर शुरू हो गया। आपको अस्पताल में सिस्टर गीता कहते होंगे लोग, और मैं आपको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। बोलते बोलते गणपत का गला भर आया और आंखें छलक पड़ी। इसी के साथ गणपत तुरंत बाहर चला गया। गीता उसे जाते हुए देखती रह गई। शंकर ने बेमन से मैट्रिक बोर्ड का इम्तिहान दिया और 3 महीने बाद उसका नतीजा भी आ गया। वो 2nd डिवीजन से पास हुआ था। रिजल्ट कार्ड लाकर बाप के हाथ में रखते हुए उसने कहा, इसके आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, ये रिजल्ट आप रख लीजिए। इसी के साथ वो घर से निकल पड़ा। गणपत हैरान सा बेटे को जाते हुए देखता रहा। 1 हफ्ते तक जब शंकर घर नहीं लौटा, तब किसी ने कहा कि वो कोलकाता चला गया है। गणपत के साथ यह सब क्यों हो रहा था? वो हैरान था। परेशानी के चक्रव्यूह ने चारों तरफ से उसे घेर रखा था और वह रो भी नहीं सकता था। मर्द जो ठहरा। दोपहर को गणपत काम से घर लौटा। गीता तुलसी देवी को खाना खिला रही थी। साबुन तौलिया लिए वह सीधे बाथरूम में चला गया। नहाकर आया तो गीता ने खाना लगा दिया। इस घर में बहू आ जाएगी तभी मैं जाऊंगी, गीता बोली। बहू कहते हुए गणपत ने गीता पर नजर डाली और खाना खाने लगा। उसकी मरी हुई भूख जाग उठी थी। खाना खाकर उठा तो गणपत फिर बुदबुदाया, बहू। उसे भी लगा कि शंकर को सुधारने का अब एक ही रास्ता है कि उसकी शादी करा दी जाए। बहू अच्छे नशेबाजों की सवारी करने में माहिर होती है, ऐसा गणपत का मानना था। शंकर के लिए शादी जरूरी थी या नहीं, पर उस घर को एक बहू की सख्त जरूरत थी। यही सोचकर गणपत ने संगी साथियों के बीच बात चलाई और एक दिन नाबालिग की पढ़ी लिखी, सुशील और संस्कारी किसान की बेटी ललिता के साथ बेटे की शादी तय कर दी गई। ललिता बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बदसूरत भी नहीं थी। वो किसी के शरीर में उबाल ला सकती है, ऐसी जरूर थी। एक दिन गणपत ने शंकर से कहा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, किसी दिन जाकर देख लो और शादी का दिन पक्का कर लो। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, शंकर ने कहा। शंकर की बारात में उसके साथी नशे में झूम रहे थे। बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची, तो घरती हैरान थे कि न जाने ललिता के लिए ये कैसा दूल्हा पसंद किया है। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था और शंकर अपने साथियों के साथ डीजे पर अब भी नाच रहा था। वो भूल चुका था कि वो बाराती नहीं बल्कि दूल्हा है और उसे शादी भी करनी है। तभी वहाँ शंकर के होने वाले 2 साले आए और चावल की बोरी की तरह शंकर को उठाया और सीधे मंडप में ले जाकर धर दिया। तब भी शंकर का नशा कम नहीं था। पंडित बैठा विवाह के श्लोक पढ़ रहा था, पर शंकर अपनी ही दुनिया में जैसे मगन था। वो न पंडित की किसी बात को सुन रहा था और न ही उसकी तरफ उसका ध्यान था। उसे देखकर लगता नहीं था कि वो शादी करने आया है। दुल्हन विवाह मंडप में लाई गई, तब भी शंकर होश में नहीं था। जब सिंदूरदान की बेला आई, सभी उठ खड़े हुए और जब शंकर को उठने को बोला गया, तो वह बड़ी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ था। तभी गणपत आगे बढ़ा और बेटे के हाथ से दुल्हन की मांग भरी गई। बेटी का बाप करीब आकर गणपत से बोला, समधी जी, मैं आपके भरोसे अपनी बेटी दे रहा हूँ। देखना कि इसे कोई तकलीफ न हो। आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। राज, गणपत ने बेटी के बाप से कहा। दुल्हन के बाप के दिल में ठंडक पड़ी। दोनों एक दूसरे के गले लगे। घर में बहू आ गई। गणपत ने नस गीता को ढेर सारे उपहार देकर बहन की तरह विदाई करते हुए कहा, बहुत याद आओगी, आते रहना।
इस घर को मैं कभी बुला नहीं पाऊंगी, गीता ने कहा। ललिता को इस घर में आए साल भर हो चुका था, पर और बहुओं की तरह उसकी जिंदगी में अभी तक सुहागरात नहीं आई थी। 2 दिनों में बाहर का आना अभी बाकी था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, शादी उसके लिए एक पहेली बन गई। देखने के लिए तो पूरा घर और सोचने के लिए खुला आसमान था। काम के नाम पर रात भर तारे गिनना और दिन भर सास की सेवा में गुजार देना होता, परंतु पति का प्यार अभी तक उसके लिए किसी सपने की तरह था। कुर्ता बनना उसके संस्कार में नहीं था। घर के बाहर जिस औरत की साड़ी एक बार खुल जाती है तो बाद में समेटने का भी मौका नहीं मिलता, विदा करते हुए बेटी के कान में मां ने कहा था। साल भर में ही ललिता ने रसोई से लेकर रिश्तों तक को सूंघ लिया था। सास तुलसी देवी को लकवा मारे 2 साल से ऊपर का समय हो चला था। अब करने को कुछ बचा नहीं था। सास ससुर के मधुर संबंधों को भी जैसे लकवा मार गया था। इस कमी को ललिता का ससुर कभी सोनागाछी तो कभी लच्छीपुर जाकर पूरा कराता था। शुरू में तो ललिता को इस पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस की एक काकी ने एक दिन जोर देकर कह ही दिया था, ये झूठ नहीं है, सारा गांव जानता है। फिर भी ललिता चुप रही। अब उसने रिश्तों की जमीन टटोलनी शुरू कर दी थी। शंकर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। जैसा पहले था वैसा ही आज भी था। आज भी उसे नून तेल और लकड़ी से कोई मतलब नहीं था। पत्नी को वह उबाऊ और बेकार की चीज समझने लगा था। ललिता रंग की सांवली थी, पर किसी को भी रोज सकती थी। कमर तक लहराते उसके लंबे लंबे काले बाल किसी का भी मन भटकाने के लिए काफी थे। उसका गदराया बदन पानी से लबालब भरे तालाब की तरह था, लेकिन शंकर था कि वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। ऐसे में जब शंकर घर से जाने लगता तो ललिता उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती और कहती, कहाँ चले, अब कहीं नहीं जाना है, घर में रहिए। देखो, तुम मुझे रोका टोका मत करो, खाओ और चुपचाप सो जाओ। तुम मुझसे ऐसी कोई उम्मीद न करना जो मैं दे न सकूं। वहाँ की तुमको तकलीफ होगी। इसके बाद शंकर घर से निकल जाता तो लौटने में कभी 10-11 बज जाते तो कभी आधी रात निकल जाती थी। ललिता छाती पर हाथ रखकर सो जाती। आंसू उसका तकिया भिगोते रहते। कैसा होता है पहला चुंबन और कैसा होता है उभारों का पहला छून, उनका मसला जाना। उसकी सारी इच्छाएं अधूरी थी। छुट्टी के दिन गणपत घर से बाहर निकल रहा था कि ललिता ने टोक दिया, हर हफ्ते जिस जगह आप जाते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। बहू, इस तरह टोकने और कहने का क्या मतलब है? गणपत ठिठक कर खड़ा हो गया। मैं सब जान चुकी हूँ। सास को लकवा मारना और हर हफ्ते आपका बाहर जाना यह इत्तेफाक नहीं है। उसे जरूरत का नाम दिया जा सकता है, पर जरा सोचिए, जो बात आज सारा गांव जान रहा है, कल वही बात छोटका बाबू गुलाबचंद को मालूम होगी, तब उस पर क्या गुजरेगी, इस पर कभी सोचा है आपने? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो बहू। आपको नहीं मालूम कि गांव में कैसी चर्चा है। सब बोलते हैं कि पैसे ने बाप बेटे का चाल चलन बिगाड़ दिया है। बेटा नशेबाज है और बाप औरतबाज। बहू, गणपत चीख उठा था, कौन है जो इस तरह बोलता है? किसने तुमसे यह बात कही? मुझे बताओ, इससे क्या होगा? गंदगी से गुलाब की खुशबू नहीं आएगी, बदबू ही फैलेगी। साल भर में ऐसा पहली बार हुआ था जब छुट्टी के दिन गणपत कहीं बाहर नहीं गया। बहू की बातों ने उसे इस कदर झकझोर डाला कि वो सोच में पड़ गया। वापस कमरे में पहुंचा और कपड़े बदल कर सो गया, पर बहू की बातों ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बेटा नशेबाज और बाप औरतबाज। लेटी लेटी गणपत को झपकी आ गई और वह सो गया। दोपहर को उसे जोर से प्यास लगी। उसने बहू को आवाज दी, वो पानी लेकर आई। गणपत ने गटागट पानी पी लिया। ललिता जाने लगी तो उसने कहा, तुम्हारा कहा सही है, मैं जो कर रहा था गलत है, आगे से ऐसा नहीं होगा। ललिता के मुंह से भी निकल गया, मैं यह मानती हूँ कि आप अभी भरपूर जवान हैं, बूढ़े नहीं हुए हैं। आपका शरीर जो मांगता है उसे मिलना चाहिए, लेकिन आप जिस जगह जा रहे हैं वो जगह सही नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बहू, आप बाहर की दौड़ लगाना छोड़िए और घर में रहिए। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। कहते हुए ललिता अपने कमरे में चली गई।
गणपत पहली बार ललिता को गौर से देख रहा था और उसकी कई बातों का मतलब निकाल रहा था। उस दिन के बाद से गणपत ने बाहर जाना छोड़ दिया। छुट्टी के दिन वह या तो घर में रहता या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाता। इस बदलाव से खुद तो वह खुश था ही, भूलते रिश्तों को भी टॉनिक मिल गया था। उस दिन भी गणपत घर में ही था। दोपहर का समय था। पत्नी के कमरे में बैठा उसकी देह सहला रहा था। मुद्दतों के बाद तुलसी देवी पति का साथ पाकर बेहद खुश थी। कमरा शांत था, किसी का उधर आने का भी कोई चांस नहीं था। शंकर अपनी माँ के कमरे में कभी आता नहीं था। अपनी माँ को कब उसने नजदीक से देखा है उसे याद नहीं। ललिता अपने कमरे में लेटी सरिता पत्रिका पढ़ रही थी। पत्रिका पढ़ने की उसकी यह आदत नहीं थी। उस वक्त तुलसी देवी का हाथ पति की जांघ पर था। उसी पर खाना लेकर ललिता कमरे में दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर वह तुरंत बाहर जाने लगी। तभी उसे ससुर की आवाज सुनाई पड़ी, रुको, सास को खाना खिलाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। रात के 10 बज चुके थे। ललिता ने सास को खाना और दवा खिलाकर सुला दिया था। ससुर को खाना देने के लिए बहू बुलाने गई तो उन्हें कमरे के बाहर बेचैन सा टहलते पाया। बहू ललिता बोली, खाना खा लेते, रोटी ठंडी हो जाएगी। खाने की इच्छा नहीं है, तुम जाओ और खाकर सो जाओ। आपको क्या खाने की इच्छा है, बोलिए, बना दूंगी। कुछ भी नहीं, मेरा मन ठीक नहीं है, कहकर गणपत अपने कमरे में जाने लगा। तभी ललिता की आवाज सुनाई दी, आपका मन अब मैं ही ठीक कर सकती हूँ। मैंने एक दिन आपसे कहा था कि जब घर में खाने के लिए शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन रखा हो तो खाने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। वो घड़ी आ चुकी है, कहकर ललिता अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। उसकी चाल में एक नशा था। गणपत बड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। नहीं नहीं, ऐसा ठीक नहीं होगा, दुनिया क्या कहेगी, रिश्तों का क्या होगा, समाज जानेगा, उसका कौन जवाब देगा। देखो, घर की बात है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है। आगे बढ़ने के लिए जैसे कोई उसे उकसा रहा था, पीछे से धकेला रहा था, आगे बढ़ो, दुनिया जाए भाड़ में। अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर गणपत ने सामने देखा। अंदर लेता हुआ एक जवान जिस्म बाहें फैलाए खड़ा था। गणपत बेकाबू हो चुका था। शायद वह भी इसी पल के इंतजार में था। वो ललिता के कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद शंकर ने घर में कदम रखा। पहले वो रसोई में गया। उसने 2 रोटी खाई और अपने कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद था। धक्का दिया पर खुला नहीं। शंकर बाहर जाने को मुड़ा कि तभी अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई पड़ी। तुम दोनों कभी मिले नहीं थे क्या? गणपत ललिता से पूछ रहा था। नहीं, आप तो बुलडोजर चला रहे हैं, ललिता बोली। अब तो ये बुलडोजर हर दिन चलेगा। और शंकर का क्या होगा? अब तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। फिर मैं किसकी रहूंगी? अभी किसकी हो? आपको क्या कहूंगी, ससुर या शाहजहां? शाहजहां, आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारा। अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। बाहर खड़े शंकर ने अंदर की सारी बातें सुनी। इससे पहले कि कोई उसे वहां देख ले, दबे पैर वो घर से जो निकला, लौटकर फिर कभी उस घर में नहीं आया। गणपत की बगिया में ललिता ने अपना घोंसला बना लिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।